जय हिंद। आप सभी को ट्रिक की एकेडमी में आपका स्वागत है। क्या हालचाल है सभी के? सब बढ़िया। देखिए, हमने दो तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। हमने एक पढ़ लिया था क्या, कोशिका के बारे में। तंत्र नहीं, हमने तंत्र एक ही पढ़ा था। हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था और दूसरा हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा नया टॉपिक है, आज हम शुरू करने वाले हैं पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। इसके बारे में हम पहले इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हमने पाचन तंत्र पढ़ा और पाचन तंत्र में हमने बहुत सारे ऐसे हार्मोन पढ़े हैं जो कि पाचन तंत्र में सहायक होते हैं, और किन किन पदार्थों का, किन किन पोषक पदार्थों का वो पाचन करते हैं, यह अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। पोषण जो होता है आपको कई पोषक तत्वों से मिलता है। ठीक है। अगर आप वो पोषक तत्व सही मात्रा में लेते हैं तो आपके शरीर को सही मात्रा में पोषण मिल जाता है, आपके शरीर की सही वृद्धि हो जाती है, आपके शरीर का सही विकास हो जाता है, शारीरिक भी और मानसिक भी। इसीलिए आज हम शुरू करने वाले हैं पोषण। और ये जो हमारा टॉपिक रहेगा पोषण, ये आपकी हर टाइप की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर लिखा ज़रूर है कि ये आर्मी के लिए है, लेकिन यहाँ पर इतना डिटेल में पढ़ाया जा रहा है कि आप हर एग्ज़ाम के लिए इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। आर्मी के लिए तो है ही है ये, लेकिन अदर एग्ज़ामों के लिए भी आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। काफ़ी बेसिक सी जानकारी है यहाँ पर। कई सारे मतलब अलग अलग साइंटिस्ट वगैरह के हिसाब से अलग अलग तरह की यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। पोषण जो मिलता है वो किन से मिलता है? हमें हमें पोषण मिलता है पोषक तत्वों से। पोषण या न्यूट्रिशन, हमारे शरीर का सही विकास होना, हमारे शरीर की सही वृद्धि होना, वही क्या कहलाता है? वही पोषण कहलाता है। और ये पोषण किसके माध्यम से होता है? ये पोषण होता है पोषक तत्वों के माध्यम से। अगर आप सही मात्रा में पोषक तत्व ले रहे हैं, पोषक तत्व कौन कौन से? तो कुछ कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं और कुछ अकार्बनिक पोषक तत्व होते हैं। अगर आप इनकी सही मात्रा ले रहे हैं तो आपके शरीर को पोषण मिल जाएगा, मतलब आपके शरीर की वृद्धि भी हो जाएगी और आपके शरीर का विकास भी हो जाएगा। यही पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में आज। ठीक है। तो पोषण क्या होता है कि जो शरीर की उपापचयी क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं को पोषक तत्वों के माध्यम से पूर्ण किया जाता है, और जिससे हमारे शरीर की वृद्धि और विकास हो जाती है। इसी को क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। पोषण की क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं पोषक तत्व। ठीक है। पोषण की क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। तो कुछ पोषक तत्व होते हैं, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पोषण के लिए क्या जरूरी होते हैं? पोषण के लिए जरूरी होते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। कितने प्रकार के होते हैं ये पोषक तत्व? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वो होता है कार्बनिक। कार्बनिक, कार्बोनिक। दूसरा जो होता है वो होता है अकार्बनिक। या हम जिसे कहेंगे नॉन कार्बनिक। ठीक है। कार्बनिक या अकार्बनिक। कार्बनिक के अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्बनिक के अंतर्गत हम कौन कौन से पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी कहते हैं। शुगर। दूसरा जो होता है वो होता है प्रोटीन। कार्बनिक को हम ऑर्गेनिक बोल सकते हैं। ठीक है। और अकार्बनिक को इनऑर्गेनिक बोलेंगे हम। चलिए लिख लीजिए आप, प्रोटीन। प्रो। तीसरा होता है इसमें वसा। वसा, जिन्हें फैट भी कहते हैं और जिन्हें लिपिड भी कहा जाता है। और चौथा होता है इसमें विटामिन। विटामिन। ठीक है। अकार्बनिक या नॉन कार्बनिक जो होते हैं इन्हें इनऑर्गेनिक भी बोलते हैं। ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं?
इसमें होता है मिनरल्स, जिन्हें हम खनिज लवण कहते हैं, खनिज लवण। ठीक है। दूसरा होता है इसमें जल, वाटर। ये अकार्बनिक में आता है। अकार्बनिक को इनऑर्गेनिक भी बोलते हैं, इनऑर्गेनिक। और कार्बनिक को ऑर्गेनिक भी कहा जाता है, ये नोट कर लीजिएगा। पोषण की क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं पोषक तत्व, और पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। अकॉर्डिंग टू कार्बन, कार्बन के हिसाब से दो प्रकार के हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक कितने कौन कौन से होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका स्वाद मीठा होता है, प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं, वसा होती है जो हमारे शरीर में ऊर्जा बनाए रखती है, और विटामिन्स होते हैं जिनकी कमी से हमारे शरीर में बीमारियां हो सकती है। ठीक है। अकार्बनिक में क्या होता है? तो खनिज लवण होते हैं। खनिज लवण हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के वृद्धि और विकास के लिए सहायक होते हैं, और जल हमारे शरीर में अवशोषित होता है, और कुछ हद तक यह हमारे शरीर को अंदर से क्लीन भी कर देता है, तो ये जल होता है। ठीक है, अकार्बनिक के अंतर्गत। इसके अलावा मात्रा के आधार पर भी कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिनमें से कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि कुछ अल्प मात्रा में लिए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और कुछ ज़्यादा मात्रा में कार्बनिक नहीं, पोषक तत्व होते हैं। कुछ कम अल्प या कम मात्रा में लिए जाने वाले पोषक तत्व होते हैं, और कुछ ज़्यादा मात्रा में लिए जाने वाले पोषक तत्व होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। क्लियर है इतना? हो गया नोट इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखो, मात्रा के हिसाब से जो पोषक तत्व हमारे शरीर में लिए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, शरीर में मात्रा के हिसाब से लिए जाने वाले पोषक तत्व, ये दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है उसका नाम है मैक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये शरीर में ज़्यादा मात्रा में लिए जाते हैं। यह शरीर में ज़्यादा मात्रा में लिए जाने वाले पोषक तत्व हैं। लिए जाने वाले पोषक तत्व है। ठीक है, जब शरीर में ज़्यादा मात्रा में कुछ पोषक तत्व लिए जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं इसमें? तो उदाहरण के लिए आप लिख लीजिए इसमें कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपको ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ता है, तभी जाके आपको ऊर्जा मिलती है। दूसरा इसमें आप लिखिए प्रोटीन। प्रोटीन आपके शरीर में मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होता है। और तीसरा होता है आपका वसा। वसा जो होता है लंबी समय तक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। अगला जो इसका प्रकार है दूसरा, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जब कोई पोषक तत्व कम मात्रा में लिया जाता है या अल्प मात्रा में लिया जाता है, यह शरीर में अल्प या कम मात्रा में लिया जाने वाला पोषक तत्व है। लिए जाने वाले पोषक तत्व है, कम मात्रा में लिए जाने वाले पोषक तत्व है, जो बहुत कम मात्रा में लिए जाते हैं। ठीक है, पोषक तत्व है। उदाहरण के लिए आप क्या लिखेंगे? उदाहरण के लिए इसमें आएगा
लोहा, लोहा यानी कि आयरन जो आपके रक्त में होता है, लोहा होता है, कैल्शियम होता है, लोहा, कैल्शियम, लोहे को आयरन भी कहा जाता है, तांबा, कॉपर, ठीक है। इसके अलावा जिंक, जिंक भी होता है हमारे शरीर में, आंसू में, लार में जिंक हो गया, मैग्नीशियम होता है। कुल मिलाकर जितने भी प्रकार के हम बोल सकते हैं खनिज लवण होते हैं, मैग्नीशियम, सभी प्रकार के खनिज लवण वो किस में आते हैं, वो आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। सभी प्रकार के खनिज लवण, फास्फोरस वगैरह, ये सब क्या है, ये खनिज लवण ही तो हैं। ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। तो शरीर में मात्रा के हिसाब से भी कुछ पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इनकी मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा होती है, इसीलिए हमारे शरीर के लिए ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। बाकी के जो होते हैं खनिज लवण वगैरह, ये हमारे शरीर में कुछ अंगों में अगर कमियाँ हो रही है, जैसे कि पैरों में झंझनाहट हो रही है, मांसपेशियाँ नहीं बढ़ रही है, व्यक्ति दुबला पतला सा है, मसल्स नहीं बन पा रही है, तो मैग्नीशियम की कमी है। इस तरीके से जो भी लार, आंसू नहीं निकल पा रहे, जिंक की कमी है, तो ये सारी जो चीज़ें, कैल्शियम, हड्डियां कमज़ोर हो रही है, हड्डियों में जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, तो कैल्शियम की कमी है। तो ये क्या करते हैं, इनकी कमी होने पर ये क्या कर देते हैं, बीमारियां दे देते हैं, कुछ ना कुछ शारीरिक बीमारियां दे देते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। लेकिन अगर आप इनकी क्वांटिटी ज़्यादा ले लेते हैं, ज़्यादा आपने कैल्शियम ले लिया, ज़्यादा कैल्शियम ले लिया, तो क्या हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है। किडनी स्टोन यानी कि पथरी हो सकती है, पथरी को अश्मरी भी कहते हैं। स्टोन बनने लग जाएंगे, ब्लड में क्लॉट्स बनेंगे, और वही क्लॉट्स आगे जाके किडनी में फिर क्या बना लेंगे, वो थक्का बन जाएंगे, वो पत्थर की तरह बदल जाएंगे, इसी को कहा जाता है पथरी। तो इससे पथरी हो सकती है अगर ब्लड में कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे ही अगर आयरन की क्वांटिटी अगर ब्लड में ज़्यादा हो जाती है, या हीमोग्लोबिन में ज़्यादा हो जाती है, तो उससे भी ब्लड जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है, तो ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। उसके साथ ही मैग्नीशियम की कमी है, तो फिर क्या हो जाएगा, सॉरी मैग्नीशियम ज़्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत होता है। प्रोटीन अगर हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, आप दिन भर प्रोटीन लिए जा रहे हैं, क्वांटिटी जितनी थी उसके अकॉर्डिंग अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, तो भी उसमें भी किडनी डैमेज हो सकता है। क्योंकि प्रोटीन अगर हमारे शरीर में ज़्यादा होता है तो यूरिया का निर्माण भी ज़्यादा होता है लीवर में, और यूरिया ज़्यादा बना, सॉरी अमोनिया ज़्यादा बना तो यूरिया ज़्यादा बना, अमोनिया की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो अमोनिया ज़्यादा, यूरिया ज़्यादा, और उसका असर पड़ता है किडनी पर। जब भी आप सुबह मल त्याग के लिए जाएंगे या फ्रेश होने जाते हैं, तो उस कंडीशन में फिर ज़्यादा यूरिया बनेगा, तो किडनी पर जोर लगाना पड़ेगा, और उससे किडनी फेल भी हो सकती है या डैमेज भी हो सकती है। तो किडनी की बीमारियां उससे भी संबंधित है, ठीक है। जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनकी तो किडनी और लीवर खराब होते ही हैं, पर अगर जो लोग ज़्यादा प्रोटीन ले लेते हैं, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ज़्यादा ले लिया उन्होंने, तो भी उससे भी किडनी खराब हो सकती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे पॉइंट्स पढ़ते हैं। अब देखो, पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि कितने प्रकार के पोषक तत्व थे, कार्बनिक और अकार्बनिक। इसमें जो कार्बनिक हैं, कार्बनिक के शुरुआत के 3, ठीक है, एक तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इन तीनों को कहा जाता है क्या, इन तीनों को कहा जाता है ऊर्जा अणु, ठीक है। क्योंकि इनसे हमें क्या मिलती है, ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ये ऊर्जा अणु तो है, लेकिन हमें इनसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। इनकी कमी से क्या होता है, इनकी कमी से केवल बीमारियां होती हैं, बाकी और कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये हमें क्या करते हैं, ये हमें ऊर्जा देते हैं, ठीक है। आपको वीकनेस हो रही है, आप कुछ मीठा खा लेंगे तो आपको शरीर में एनर्जी लगेगी। ग्लूकोज लेते हैं ना, जिसको भी चक्कर आ जाता है, ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। प्रोटीन से भी कुछ हद तक आपको एनर्जी मिलती है, पर जब आपको चक्कर आते हैं तो आप ग्लूकोज, फ्रूट जूस वगैरह ले लेते हैं, तो उससे आपको तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। खनिज लवण से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, और ना ही जल से हमें कोई ऊर्जा मिलती है। ये केवल हमारे शरीर में अवशोषित होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे अंग होते हैं, उन अंगों में अवशोषित होने का जो काम होता है वो किसका होता है, खनिज लवण का होता है और जल का होता है। विटामिन जो होता है, विटामिन की कमी होती है तो बीमारियां हो जाती है, ज़्यादा तो इसका कुछ दिक्कत नहीं है। बाकी इन तीनों से हमें क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। तो आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि विटामिन क्या है, विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है, क्या इससे ऊर्जा मिलती है, बिल्कुल भी नहीं, ऊर्जा इससे नहीं मिलती है। क्लियर है इतना, ये क्लियर हो गया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब इसके बारे में, ऊर्जा किससे मापी जाती है। तो ऊर्जा की जो इकाई होती है
वो क्या होती है? कैलोरी होती है। क्या होती है? कैलोरी। ऊर्जा मापन की जो इकाई होती है वो कैलोरी होती है। तो नोट डाल के आप लिख लीजिएगा यहाँ पर कि शरीर में ऊर्जा को कैलोरी से मापा जाता है, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि शरीर की ऊर्जा को कैलोरी से मापा जाता है। कैलोरी से मापा जाता है। कैलोरी से मापा जाता है। ठीक है, शरीर की ऊर्जा को किससे मापा जाता है? कैलोरी से मापा जाता है। कैसे मापा जाता है? तो देखिए, जब भी रेस्पिरेटरी इक्वेशन आती है, रेस्पिरेटरी इक्वेशन सभी को पता होगी, ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, प्लस 6O2 एरो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP। ठीक है, ATP। ATP इसमें क्या है? ATP इसमें एनर्जी है। ATP का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फुल फॉर्म ऑफ ATP, ATP क्या होता है? एडिनो साइन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। और 1 ATP इक्वल टू होता है 1 ATP इक्वल टू होता है 7.3 कैलोरी। ठीक है, इसमें मापा हमने? कैलोरी में मापा। एक ATP में कितनी ऊर्जा बनती है? 7.3 कैलोरी बनती है। लेकिन अगर एक दिन की बात करें कि एक दिन में हमारे शरीर में कितनी एनर्जी बनती है, तो एक दिन में हमारे शरीर में बनती है 38 ATP। इतनी एनर्जी हमारे शरीर में एक दिन में बन जाती है। पर हम यूज़ करते हैं यूजेबल एनर्जी जो होती है वो कितनी है? हमारी बॉडी में यूजेबल एनर्जी है 2 ATP। हम केवल 2 ATP एनर्जी का ही यूज़ करते हैं। 2 ATP यानी कि इसका मल्टीप्लाई कर लो, 7.3 का 2 में मल्टीप्लाई कर लो तो वो आ जाएगा। ठीक है, और नेट एनर्जी कितनी बच जाती है? नेट एनर्जी बच जाती है हमारी बॉडी में 36 ATP। ठीक है, इतनी हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहती है। फिर अब जब भी आप भूखे रह गए किसी कारणवश, तो वो उसमें से आपको, इस वाली एनर्जी में से आपको एनर्जी मिलती रहती है आपकी बॉडी को। तो ये होता है एनर्जी के बारे में। ठीक है, इतनी चीज़ें, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत नोट कर लीजिएगा आप। फिर हम शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ATP का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, हर एग्जाम में पूछते ही हैं इसको। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है? चलो अब हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है शुगर। हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट्स, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट या शर्करा, ये हमारा पहला पोषक तत्व है। फर्स्ट पॉइंट है ये पोषक तत्व का, कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर। फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट जो होता है किसके मॉलिक्यूल्स होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु होते हैं। हो गया क्लियर? कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु होते हैं। इसमें कार्बन की अगर मात्रा 1 है तो हाइड्रोजन की 2 होगी और ऑक्सीजन की कितनी होगी? 1 ही होगी। ठीक है, मान लिया कि अगर 1 चम्मच कार्बन लिया है तो 2 चम्मच हाइड्रोजन लेना है, और 1 चम्मच, सॉरी गैस है ये, अगर 1 सिलेंडर कार्बन लिया है तो 2 सिलेंडर हाइड्रोजन लेंगे और 1 चम्मच ऑक्सीजन लेंगे, सॉरी 1 सिलेंडर ऑक्सीजन लेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? ये रेशो होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो है 1:2:1। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने आपको सिलेंडर या चम्मच का उदाहरण दिया है, आपको समझाने के लिए सिर्फ। तो ये होते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनसे क्या होता है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। इनसे सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। कितनी मिलती है? लगभग
350 से 450 ग्राम। इतनी ऊर्जा आपको एक दिन में मिल जाती है, एक दिन की बात है ये, पर डे इतना आपको कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ता है एक दिन में, पर डे है ये। अगर ग्राम की बात करें कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी एनर्जी होती है, कितने कैलोरी एनर्जी होती है, तो 1 ग्राम कार्ब्स इक्वल टू होता है 4.2 कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी ऊर्जा होती है, ठीक है, 1 ग्राम में। किलो कैलोरी ऊर्जा होती है 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी, किलो कैलोरी लिख, 4 ग्लूकोज की बात होती है तो इतनी होती है, ठीक है, 4.2 किलो कैलोरी, या कैलोरी भी बोल सकते हो आप, 1 ग्राम में इतनी होती है। अगर परसेंटेज में पूछे तो लगभग 60 से 75% जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट होता है ना। यहाँ पर 350 से लेकर 450, और परसेंट में पूछ ले तो 65 से लेकर 70% जो होता है हमारे शरीर में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्लियर है इतनी चीज़ें सभी को? कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये अलग अलग टाइप का होता है, 3 प्रकार होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। अब हम लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट को किससे मापा जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट को मापा जाता है सेकेराइड से। तो कार्बोहाइड्रेट की जो इकाई होती है क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है, इकाई सेकेराइड। कैसे मापा जाता है कार्बोहाइड्रेट, सेकेराइड से मापा जाता है, सेकेराइड, सेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की इकाई होती है सेकेराइड, ठीक है। अगर हम बंध की बात करें कि दो सेकेराइड इकाइयों के बीच में कौन सा बंध होता है, 2 सेकेराइड इकाइयों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। तो सेकेराइड इकाइयों के मध्य ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है 2 सेकेराइड इकाइयों के बीच में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या है, तो सेकेराइड है, और 2 सेकेराइड इकाइयों के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, ग्लाइकोसिडिक बंध। क्लियर है इतना? अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कितने टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो आप हेडिंग लिख लीजिए इसकी, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार मोस्टली जो आपको एग्जाम में पूछते हैं वो 3 ही प्रकार हैं। पहला जो है वो है मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। दूसरा जो है वो है डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड को ही कहा जाता है ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। और थर्ड जो होता है वो होता है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। ये 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड, और तीसरा है पॉलीसेकेराइड। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, मोनोसेकेराइड के बारे में। मोनोसेकेराइड जो होती है ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई होती है। तो आप इसके बारे में लिख लो थोड़ा, यह कार्बन की सबसे छोटी इकाई होती है, या कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई होती है। यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। कितनी इकाई होती है इसकी, 1 से 2 इकाई होती है बस, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, मोनोसेकेराइड। स्वाद में कैसी होती है, ये स्वाद में मीठी होते हैं। मोनोसेकेराइड जो होती है स्वाद में मीठी होती है, काफ़ी मीठी होती है,
ठीक है। उदाहरण के लिए पहला जो उदाहरण है इसका वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज आएगा इसमें, ग्लूकोज इसका पहला प्रकार है। ग्लूकोज जो होता है ये इसी से हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। ग्लूकोज से क्या होता है, तुरंत ऊर्जा मिलती है, तुरंत ऊर्जा, या फिर हम बोलेंगे इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी जो मिलती है हमें ग्लूकोज से मिलती है, तुरंत ऊर्जा मिलती है। दूसरा जो इसका टाइप होता है उसका नाम है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज जो है सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। प्राकृतिक शर्करा है। इसका उदाहरण अगर पूछें ये किससे मिलती है, तो आपने गन्ना देखा होगा। गन्ने का जब जूस आप पीने जाते हो तो क्या उसमें एक्स्ट्रा आपको शुगर वगैरह मिलाकर देते हैं क्या? वो कुछ नहीं देते, बस गन्ना लिया, उसको मशीन में डाला, उसका जूस निकाला, छान कर फिर आपको दे दिया जाता है। ना उसमें कोई पानी ऐड किया जाता है, ना ही उसमें शुगर ऐड की जाती है। तो सबसे मीठी जो प्राकृतिक शर्करा होता है गन्ना। ऐसे ही शहद जब आप लेते हैं तो क्या उसमें एक्स्ट्रा चीनी वगैरह आप ऐड करते हैं? नहीं करते। तो ये क्या है, ये नेचुरल शुगर है। फ्रक्टोज जो होता है नेचुरल शुगर होता है। ग्लूकोज हमें किससे मिलता है? ग्लूकोज हमें मिल जाता है फ्रूट जूस से, फल से और फलों के रस से, ये हमें मिल जाता है ग्लूकोज। ठीक है। थर्ड इसमें होता है गैलेक्टोज। थर्ड इसमें होता है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो होता है ये ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं हम। गैलेक्टोज जो है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, इनसे मिलकर बना होता है गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से मिलकर होता है गैलेक्टोज। और भी होती है इसमें शुगर, जैसे कि मेनोज होती है, ट्रायोज होती है, ये भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, मेनोज और ट्रायोज। फोर्थ इसमें लिख लेना मेनोज, और फिफ्थ इसमें लिख लेना ट्रायोज, ट्रायोज। ठीक है, ट्रायोज, ट्राइओज, ये भी इसमें होती है। पर एग्जाम में मेनली ये तीन ही पूछी जाती है। डाइसेकेराइड की अगर बात करते हैं, डाइसेकेराइड जो होती है कार्बोहाइड्रेट की दूसरी इकाई होती है। यह कार्बोहाइड्रेट की दूसरी इकाई है। कितनी इकाई होती है इसमें? 2 से लेकर 10 इकाई तक होती है। 2 से 10 इकाई तक। स्वाद में ये भी मीठी होती है। स्वाद इसका भी कैसा होता है? मीठा ही होता है। उदाहरण के लिए इसमें सबसे पहला लिखेंगे आप माल्टोज। माल्टोज शुगर जो होती है ये ड्राई फ्रूट्स में होती है। किस में होती है? सूखे मेवे, काजू बादाम पिस्ता अखरोट जो होते हैं ड्राई फ्रूट्स में होती है माल्टोज। ठीक है। इसके बाद में सेकंड है लैक्टोज। लैक्टोज जो होती है दूध में होती है। दूध हल्का सा मीठा सा लगता है, कच्चा दूध भी, तो ये दूध में पाई जाने वाली है, दूध में होती है लैक्टोज। थर्ड इसमें होता है सुक्रोज। सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज, टेबल शुगर जो घर में चीनी प्रयुक्त की जाती है, इसे क्या कहते हैं? टेबल शुगर कहते हैं। घर में पाई जाने वाली, घर में पाई जाने वाली शर्करा। ठीक है। टेबल शुगर इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि ये डाइनिंग टेबल पर सर्व की जाती है, इसीलिए इसको टेबल शुगर कहते हैं। जैसे टेबल सॉल्ट होता है ना, घर का नमक, टेबल सॉल्ट बोलते हैं उसको, उसी तरीके से टेबल शुगर होती है। तो घर में जो पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? सुक्रोज। इसे व्यापारिक चीनी भी कहा जाता है क्योंकि इसका
इसको बेचा भी जाता है, इसका व्यापार किया जाता है इसीलिए। ठीक है, ये डाइसेकेराइड हो गया। नेक्स्ट होता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में कार्बोहाइड्रेट की बहुत सारी लंबी लंबी श्रृंखलाएं होती है। क्या होता है इसमें? कार्बोहाइड्रेट की बहुत सारी श्रृंखलाएं होती है। में कार्बोहाइड्रेट की बहुत सारी श्रृंखलाएं होती है। ठीक है, यानी कि 10 से अधिक, जिनको गिना ही नहीं जा सकता, 10 से अधिक इकाई होती है, गिना ही नहीं जा सकता उनको, वो क्या कहलाती है? वो कहलाते हैं क्या? पॉलीसेकेराइड। स्वाद में कैसे होते हैं ये? स्वाद में फीके होते हैं, फीके। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो पहला आप लिख लीजिए इसमें स्टार्च। स्टार्च किस में होता है? स्टार्च होता है आलू में। आलू, जितने भी प्रकार के धान होते हैं, जितने भी प्रकार के गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सभी प्रकार के धान में क्या होता है? स्टार्च होता है। ठीक है, आलू, धान, सभी धान, या धान में तो सभी आ जाएगा, धान में चावल भी कहा जाता है, क्या क्या आ जाएगा? चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा। ठीक है, इसके अलावा जो प्लांट होते हैं, प्लांट्स की जड़ों में, पादपों की जड़ों में भी स्टार्च होता है। पादपों की जड़ों में भी क्या होता है? स्टार्च होता है। स्टार्च के बाद सेकंड आता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज जो होता है पादपों की कोशिका भित्ति, सेल वॉल जो होती है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की होती है। पादपों की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति को सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल, या जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति, वो भी सेलुलोज की या कुछ प्रोटीन्स की भी बनी होती है। आप इसको कट कर लीजिए, आप सिर्फ प्लांट ही लिख लीजिए। ठीक है, सेलुलोज जो होता है पादपों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। नेक्स्ट सेलुलोज के बाद में थर्ड होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो होता है हमारे लीवर में होता है। कहाँ होता है ये? यकृत में, मानव यकृत में या लीवर में। लीवर में क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। फोर्थ होता है इसमें काइटिन। काइटिन, काइटिन, काइटिन जो होता है कीड़े मकोड़े जो होते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के जो भी जीव होते हैं, उनकी जो अपर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। तो आप इसमें लिख लीजिए कीड़े मकोड़े की ऊपरी परत, कीड़े मकोड़े की ऊपरी परत में क्या पाया जाता है? काइटिन कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट है और उसके टाइप है। ठीक है, क्लियर है? इतनी चीजें नोट कर लीजिए, सारी चीजें। क्या नोट? सारी चीजें हो गई नोट? अब बचा है कार्बोहाइड्रेट के कार्य। क्या क्या कार्य होते हैं कार्बोहाइड्रेट के? तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करना, ये किसका काम होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। साथ ही भोजन का संचय करना, विटामिन सी का निर्माण करना और न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना और जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना, ये सब किसका काम होता है? कार्बोहाइड्रेट का काम होता है। विटामिन सी का निर्माण, अमीनो एसिड, सॉरी न्यूक्लिक एसिड का निर्माण, ये सब क्या कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट ही करता है। ये कार्बोहाइड्रेट के कार्य हो गए। वैसे ज़्यादा पूछे नहीं जाते, पर कभी पूछ ले, शरीर में ऑक्सीजन को सही रूप से पहुंचाने का जो काम होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। अगर पोषक तत्वों की बात आती है कि कौन से पोषक तत्व हैं जो शरीर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी को सही मात्रा में पहुंचा देते हैं, तो वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट। विटामिन सी का निर्माण कौन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट करते हैं। न्यूक्लिक एसिडों का निर्माण कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। ठीक है, भोजन को संचित रूप में कौन रखता है? ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन क्या? संचित भोजन ही तो है जो हमारी यकृत में रहता है, वो भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट का ही कार्य होता है। किस किस में होता है कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट होता है फलों में, फलों के रसों में, गन्ना में, गैलेक्टोज जो होता है गेहूं में होता है। गेहूं, चावल,
है ना। मक्का, बाजरा सभी में कार्बोहाइड्रेट होता है। प्लांट्स की अगर बात की जाए तो प्लांट्स की जड़ों में कार्बोहाइड्रेट होता है, उसकी सेल वॉल में कार्बोहाइड्रेट होता है, लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, कीड़े मकोड़े की ऊपरी परत में होता है कार्बोहाइड्रेट। तभी तो जब कोई इंसेक्ट मरते हैं तो उसके आसपास पूरी चींटियां ही चींटियां लग जाती है। ठीक है, तो ये कारण है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और हमारा पढ़ाया हुआ प्लीज़ आप शेयर कीजिए ताकि आपका भी फ़ायदा हो और आपके फ्रेंडों का भी फ़ायदा हो। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ट्रिकी है फौजियों का अड्डा। अगर आप भी बनना चाहते हैं फौजी तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए ट्रिकी अकेडमी। और टीए भर्ती चल रही थी अभी 18 और 19, आज थी, कल है, तो इन 2 दिन में टीए भर्ती हुई है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए गए थे क्योंकि इसमें एज का ज़्यादा रेगुलेशन नहीं था। 42 या 45 एज तक के बच्चे दे सकते थे टीए भर्ती। इसीलिए अगर वो जो भी लोग क्लियर हो चुके हैं तो प्लीज़ अब ज्वाइन कर लीजिए ट्रिकी अकेडमी। ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा सिलेबस हो जाएगा आपका और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस भी बन जाएंगे आपके। ज्वाइन कीजिए ट्रिकी अकेडमी। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।